हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं इन्फेक्शंस का। तो किसी रोग को उत्पन्न करने वाला कारक का शरीर में प्रवेश करना एवं विकसित होना संक्रमण कहलाता है। किसी रोग कारक जो बैक्टीरिया वायरस है उनको वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और वो संख्या में वृद्धि करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। तो संक्रमण, ये डिफिनेशन हो गया। इसका टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। इसके निम्न टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शंस क्या है? स्वस्थ व्यक्ति में होने वाला संक्रमण, या जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया किसी स्वस्थ व्यक्ति में पहली बार प्रवेश करता है उसे हम लोग प्राइमरी इन्फेक्शंस कहते हैं। सेकेंड है सेकेंडरी इन्फेक्शंस। सेकेंडरी इन्फेक्शंस में क्या है देख लेते हैं। जब कोई नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे व्यक्ति में संक्रमण उत्पन्न करे जिसे पहले से मौजूद संक्रमण से रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई, उसे हम सेकेंडरी इन्फेक्शंस कहते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई एक व्यक्ति जिसको क्या है कि पहले से कोई डिजीज हुआ है और उस डिजीज से क्या हुआ, उसका इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, तो उसको क्या करेगा कि इन्फेक्शंस और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जल्दी अफेक्ट करता है। तो ये हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है री इन्फेक्शंस। री इन्फेक्शंस में क्या है? संक्रमण होने के पश्चात वापस उसी रोगाणु के द्वारा संक्रमण का उत्पन्न होना री इन्फेक्शंस कहलाता है। इसमें क्या है कि संक्रमण हो गई है, फिर उसके बाद उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फिर से उसको वहाँ पे इन्फेक्शन करना और इन्फेक्शन उत्पन्न करना, उसे री इन्फेक्शंस कहता है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो गया, जो कि वो क्या होता है, रिपीट कर देता है, री इन्फेक्शंस में आता है। और नेक्स्ट है लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस। लोकलाइज्ड इन्फेक्शंस में क्या है? ये शरीर के किसी स्थान विशेष में उत्पन्न होने वाला संक्रमण होता है। ये क्या है? किसी विशेष स्थान पे, मेरा हाथ पैर कहीं भी हम लोग को हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है बॉयल और फ्यूरिंकल्स, फुंसी फोड़ा। ये क्या है? एक इन्फेक्शंस के द्वारा होता है। ये हमारे बॉडी में कहीं भी हो सकता है, किसी जगह पे उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट है सिस्मेटिक इन्फेक्शंस। सिस्मेटिक इन्फेक्शंस क्या है कि रक्त के द्वारा संपूर्ण शरीर में या शरीर के बहुत सारे भागों में होने वाला संक्रमण, और जो कि ऐसा संक्रमण जो कि रक्त के द्वारा हमारे बॉडी में इन्फेक्शन उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि किसी का कटा हुआ भाग, उसको अगर हम लोग टच कर देते हैं, उससे क्या होगा कि हमको ब्लड के द्वारा हमारे बॉडी में इन्फेक्शन उत्पन्न हो सकती है। या एक्सीडेंटल केस हो या इंजेक्शन वगैरह हो, उसके थ्रू हमको क्या हो सकता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो सकते हैं। या किसी को ब्लड चढ़ाया जा रहा हो, उसके माध्यम से भी हमको इन्फेक्शंस हो सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिस्मेटिक इन्फेक्शंस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल इन्फेक्शंस। क्लिनिकल इन्फेक्शंस क्या है? ऐसा संक्रमण जिसमें किसी रोग के लक्षण का स्पष्ट पता चलता है। ऐसा संक्रमण जो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि इन्फेक्शंस हुआ है, किस मतलब बैक्टीरिया वायरस जो भी हो, उसका इन्फेक्शंस पता चल रहा है कि स्पष्ट रूप से, उसे हम लोग क्लिनिकल इन्फेक्शंस कहते हैं। ये जो क्लिनिकल इन्फेक्शंस है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक एग्जांपल है फीवर, पेन, रनिंग नोज। फीवर क्या है? स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि हाँ उसको फीवर है। या पेन हो रहा है तो ये भी पता चल रहा है कि उसको पेन हो रहा है। रनिंग नोज है, जुकाम वगैरह जो भी हो, वायरल इन्फेक्शंस हो या बैक्टीरिया इन्फेक्शंस हो, वो पता चल जाता है। तो वो क्या है? क्लिनिकल इन्फेक्शंस में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस। सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस में क्या है? वैसा संक्रमण जो कि स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता है। हम लोग को अगर मान के चलिए चेक करते हैं, जांच करते हैं, और कोई लक्षण उसमें दिख नहीं रहा है कि उसको एग्जैक्ट इन्फेक्शंस क्या हुआ है, तो उस इन्फेक्शंस किस में आता है? सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस में आता है। नेक्स्ट है एक्यूट इन्फेक्शंस। एक्यूट इन्फेक्शंस क्या है? यह एक तुरंत उत्पन्न होने वाला संक्रमण है या अचानक उत्पन्न होने वाला संक्रमण। ये कुछ देर के लिए उत्पन्न होता है और फिर तुरंत ठीक हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल जैसे है कि सर्दी जुकाम, ये क्या हुआ, एक तुरंत इन्फेक्शन से स्टार्ट हुआ, तुरंत ठीक हो गया। जैसे कि कभी कभी मौसम के अनुसार कोई वायरल इन्फेक्शन होता है और तुरंत उसका इलाज होता है और ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है क्रॉनिक इन्फेक्शंस। क्रॉनिक इन्फेक्शंस में क्या है कि यह संक्रमण धीरे धीरे उत्पन्न होता है और धीरे धीरे बढ़कर बहुत दिनों तक
रहता है। ये इन्फेक्शन काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और शुरुआती धीरे धीरे स्टार्ट होगा और ये लंबे टाइम तक ये चलता रहता है। इसका एग्जांपल है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या किडनी डिजीज जैसे हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, ये सब क्या है कि स्टार्टिंग धीरे धीरे होगा और फिर बाद में वो बढ़ते जाएगा और उसका ड्यूरेशन जो होगा कि काफ़ी टाइम तक उसका हो जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस क्या है? अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान होने वाला संक्रमण। यह इन्फेक्शंस कब होता है कि अगर कोई पेशेंट गया है, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है और उसको क्या है कि कुछ ऐसा बीमारी है, जैसे कि मान के चले कि उसको फीवर हुआ हो और उस दौरान वो जाके भर्ती हो गया, तो उसके बगल में कोई पेशेंट अगर जैसे कि टीबी वगैरह का हो गया पेशेंट, तो उससे क्या होगा कि उसके इन्फेक्शन से इससे उसके अंदर का इन्फेक्शन इसमें आ जाता है। उस दौरान वो इन्फेक्शंस नोजोकोमियल इन्फेक्शंस में आता है, जो कि अस्पताल में भर्ती हुए मरीज के उस दौरान उसको इन्फेक्शन होता है, तो उसे हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस इन्फेक्शन। तो क्रॉस इन्फेक्शंस क्या है, इसको देखते हैं। जब एक रोगी बीमार हो और उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा एक नया संक्रमण हो जाता है तो उसे क्रॉस इन्फेक्शंस कहते हैं। इसका क्या है कि जब एक व्यक्ति क्या है कि बीमार हो, पहले से वो बीमार हो, उसी समय एक संक्रमित व्यक्ति आ जाता है और उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जिस चीज़ से वो इन्फेक्टेड है, वो इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, उसको हम क्रॉस इन्फेक्शंस कहते हैं। और नेक्स्ट है एयरबॉर्न इन्फेक्शंस। एयरबॉर्न इन्फेक्शंस क्या है कि वायु द्वारा होने वाला संक्रमण, जो कि हवा के माध्यम से किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड करता है, उसे हम लोग एयरबॉर्न इन्फेक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस। ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस क्या है कि पहले से संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और थूकने से जो द्रव्य कण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सांस के द्वारा अंदर प्रवेश हो जाता है, उसे हम लोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस कहते हैं। इसमें क्या है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस में कि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के सामने खांसता है, बोलता है, चिल्लाता है और थूकता है, तो उसका जो द्रव्य कण होता है, जो ड्रॉपलेट होता है, जो बूंद होता है, वह दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके माध्यम से, उसके सांस के द्वारा माध्यम से उसके अंदर प्रवेश कर जाता है और वो क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग जैसे देखेंगे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, वो क्या होगा कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस में आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शंस। इससे पहले हम लोग टाइप्स देख लिए थे, जो कि टोटल टाइप्स हम लोग कर चुके हैं। अब देखेंगे रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शंस। रिस्क फैक्टर फॉर इन्फेक्शंस क्या है, जैसे कि इसमें क्या फैक्टर हो सकता है इन्फेक्शंस होने का। तो अगर किसी व्यक्ति को WBC की कमी हो, श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उसकी कमी होती है, तो उसको इन्फेक्शंस होने का चांस होता है। त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली का टूटना, अगर किसी का स्किन्स और म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बार बार ब्रेक करता है, उससे भी क्या होगा कि इन्फेक्शन होने का चांस होता है। पीएच अगर किसी का अनबैलेंस हो रहा है या सिक्रेशन में उसका परिवर्तन हो रहा है, तो उससे भी क्या होगा कि इन्फेक्शन होने का चांस होगा। नेक्स्ट है ऊतकों को चोट पहुंचाना, जैसे कि टिश्यूज हैं तो उसमें बार बार मतलब उसको इंजरी हो रही है, चोट पहुंच रहा है, तो उससे भी इन्फेक्शंस होने का चांस होता है। खून के स्तर में कमी होना, खून के स्तर में कमी क्या, खून के जो लेवल है, ब्लड लेवल है, अगर वो कम हो, वो एक लेवल पे ना हो, तो उसको, उस व्यक्ति को क्या होगा कि इन्फेक्शंस होने का चांस होगा। जिसको माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, उसको भी इन्फेक्शंस होने का चांस होता है। विटामिन की कमी अगर किसी को हो तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और जिसको जो डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है या डिहाइड्रेशन, उसको बार बार डिहाइड्रेशन हो रहा है, रिपीट पे बाय रिपीट हो रहा है, तो उससे उसको भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकता है। तो ये था इसका रिस्क फैक्टर्स। अब है पढ़ेंगे नेक्स्ट मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन से बचाव एंड कंट्रोल, नियंत्रण करना। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संक्रमण के स्रोत एवं संचरण के मार्ग की जानकारी लेनी चाहिए। उसका सोर्स क्या है और कौन से मार्ग के द्वारा वो इन्फेक्शंस फैल रहा है, उसकी जानकारी ले लेंगे। नेक्स्ट है अस्पताल को साफ़ सुथरा रखना एवं पूरी तरह हवादार होना चाहिए। अस्पताल को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जो रूम है, वार्ड है, वो
वो हवादार होनी चाहिए। नेक्स्ट है संक्रमण की अवधि तक रोगी को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। जिस व्यक्ति को इन्फेक्टेड है, जो मरीज है, जो रोगी है, वो अगर इन्फेक्टेड है तो उसको दूसरे व्यक्ति से, दूसरे पेशेंट से उसको अलग रखेंगे ताकि दूसरा पेशेंट भी वो इन्फेक्शन ना हो। ठीक है। उत्सर्जित पदार्थों का सुरक्षित जगह पे परित्याग करना, तो क्या करेंगे, जैसे कि मल मूत्र थूक बलगम ये सब हैं, स्टूल वगैरह हैं, तो उसको क्या करेंगे, सुरक्षित जगह पे उसको हम लोग परित्याग करेंगे ताकि कोई व्यक्ति उससे इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है संक्रमण का तुरंत उपचार एवं निदान करना। अगर संक्रमण हम लोग को पता चल गया, डायग्नोसिस कर लिए उसका, अगर तुरंत पता चल जाता है तो इमीडिएटली क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट एवं डायग्नोसिस स्टार्ट करेंगे। रोगी के देखने से पहले एवं बाद हाथ धो लेना है। देखिए क्या है कि सबसे पहले क्या, अगर कोई भी पेशेंट हो, वो इन्फेक्टेड हो या अनइन्फेक्टेड हो, किसी भी मरीज को देखने से पहले अपना हाथ को साफ कर लेना है और उसके बाद भी, देखने के बाद भी अपने हाथ को साफ कर लेना है, धो लेना है। ठीक है। रोगी को देखते समय मास्क, गाउन एवं दस्ताने पहन लेना चाहिए। अगर जिस टाइम हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं उस टाइम क्या करेंगे कि हम लोग मास्क, दस्ताने और ग्लव्स पहन लेना है। और कोई भी पेशेंट हो, वो इन्फेक्टेड या अनइन्फेक्टेड कोई भी पेशेंट हो, उसको देखने से पहले हम लोग अपना मास्क, गाउन और ग्लव्स पहन लेंगे ताकि कोई भी अगर उसके पास कोई इन्फेक्शन हो तो वो मेरे में ना, अगर मेरे को कोई अगर इन्फेक्शन है तो उसमें ना जाए। तो इस चीज़ का हम लोग पूरा ध्यान रखेंगे। न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखेंगे, उसके खान पीन का ध्यान रखेंगे कि क्या वो खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, सारा चीज़ का जो भी प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उस चीज़ को भी हम लोग ध्यान देंगे। पानी वगैरह, खाना सब साफ़ सुथरा और अच्छे ढंग से खाना चाहिए ताकि हमको इन्फेक्शंस ना हो। तो ये था इन्फेक्शंस कंट्रोल। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।